हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, हम लोग क्लास 7 की साइंस की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जिसमें आज की इस वीडियो में हम लोग नवा चैप्टर, नवा अध्याय मृदा यानी सॉइल, इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे, वो है मृदा यानी मिट्टी। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। अगर देखा जाए तो हमारे जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर है तो वो मृदा है, सॉइल है। यह पादपों की जड़ों को, ये अलग अलग तरीके से सभी को ही लगभग फायदा पहुंचाती है। तो देखिए, पहले पादपों को कैसे ये फायदा पहुंचा रही है। पादपों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रख करके उन्हें जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति करके उनकी वृद्धि में सहायता करती है। पादपों को ये कैसे जो है फायदा करती है कि उनकी जड़ों को दृढ़ता से थामे रखती है। इसके अलावा उनको जल और पोषक तत्व जितने भी मिनरल्स वगैरह होते हैं वो उनको जो है उनकी कमी को पूरा करती हैं और साथ ही साथ उनकी वृद्धि में भी सहायता करती हैं। और यह अनेक जितने भी जीव होते हैं उनका आवास भी है। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनका जो मृदा जो होती है वो आवास होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जीव रहते हैं। कृषि के लिए मृदा अनिवार्य है, क्योंकि कृषि में जो खेती वगैरह होती है वो में जो फसलें उगाई जाती हैं उनके लिए मिट्टी का होना बहुत ज़रूरी है। कृषि हम सभी को भोजन, कपड़ा और आश्रय प्रदान करती है। कृषि के द्वारा हमको भोजन भी मिलता है, हमको कपड़ा भी मिलता है, क्योंकि कपड़े बनाने के लिए जो तंतु होते हैं वो भी हमें कृषि से ही प्राप्त होते हैं, और आश्रय प्रदान करती है। ठीक है, अतः मृदा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, वो हमारे जीवन का एक जो है अभिन्न अंग है। ठीक है, पहली वर्षा के बाद मृदा की सौंधी गंध सदैव ताजगी भर देती है। तो जब पहली वर्षा होती है तो उसमें जो मृदा पर जो पहली वर्षा की जो बूंदें पड़ती हैं तो उससे जो फ्रेग्रेंस निकलता है, एक जो सौंधी सी स्मेल होती है, वो हम सब के अंदर ताजगी भर देती है। इस चैप्टर का जो फर्स्ट हेडिंग है हमारी, वो है मृदा जीवन से भरपूर है। मृदा जीवन से भरपूर है, इसे देखने के लिए हम यहाँ पे एक चीज़ देख लें कि देखिए, वर्षा ऋतु जब होती है तो वर्षा ऋतु में एक दिन पहेली और बूझो ने मृदा में से एक केंचुए को बाहर आते हुए देखा। दोनों ने ही मृदा में से एक केंचुए को बाहर आते हुए देखा। पहेली ने सोचा कि क्या मृदा के अंदर और भी जीव रहते हैं, आइए हम पता लगाते हैं। तो यहाँ पे चूंकि हमारी हेडिंग भी थी कि मृदा जीवन से भरपूर है, तो इसमें क्या मृदा में और भी जीव रहते हैं, इसे हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखेंगे। और ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है क्रियाकलाप जो है 9.1, इसमें मेनली हमें क्या करना है, अलग अलग स्थानों में, मतलब अलग अलग जगह से हम जो है मृदा मिट्टी के जो सैंपल्स हैं उनको एकत्रित करेंगे। उन्हें कलेक्ट करने के बाद उसे ध्यानपूर्वक हमें उसे देखना है। तो उनका जो हम कलेक्शन करेंगे उसी में ही हमें ये देखना है कि उसमें किस किस तरीके के जो है और एनिमल्स उसमें उपस्थित हैं, या उनका कलर, मतलब उससे जो है कई तरीके के हम प्रेक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसके लिए अगर जैसे कि मान लीजिए बहुत ही सूक्ष्म, अगर उसमें कुछ ऐसे जंतु हैं जो बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म, जो हमें ऐसे नॉर्मली नहीं दिखाई दे रहे, तो उसके लिए हमारे पास कुछ अदर इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, जैसे कि हमारे पास हैंड लेंस होना चाहिए, आवर्धक लेंस, उसका उपयोग कर सकते हैं उन जीवों को भी देखने के लिए। प्रत्येक नमूने का ध्यानपूर्वक हमें उसका निरीक्षण करना है। क्या क्या अभी हमें करना है, अपने प्रेक्षणों के बारे में अपने मित्रों से चर्चा करनी है, क्योंकि हम एक जगह का तो ला नहीं सकते, तो कई ग्रुप में हम करेंगे। तो हमारे जितने भी मित्र अलग अलग जगह से जो कलेक्शन इकट्ठा किए होंगे, उनमें उन्होंने जो प्रेक्षण किया होगा उससे हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि उन्होंने क्या देखा। इसके बाद क्या आपके जो मित्र हैं उनके द्वारा एकत्र किए गए नमूने, आपके द्वारा एकत्र किए गए नमूने एक जैसे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उन्होंने कहीं और से किया होगा, हमने कहीं और से किया है। बूझो और पहेली ने अनेक प्रकार से मृदा का उपयोग किया और उन्हें उसमें खेलना पसंद है। ये वाकई मनोरंजक है। मृदा के जो उपयोग हैं उनकी एक सूची हमें बनाना है। इनका उपयोग एंड में बहुत अच्छे से, खासकर एंड में बहुत अच्छे से पता चलेगा। सारणी में यहाँ पे जो सारणी दी गई है 9.1, इसमें मेनली हमें क्या करना है, जो हमने स्रोत, अलग मृदा के जो स्रोत जहाँ जहाँ से हमने कलेक्ट किए थे उनमें हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो हम इस जो टेबल बनाएंगे उसमें 4 कॉलम्स बनाएंगे। पहले वाले में मृदा का स्रोत रखेंगे, दूसरे में पादप, जो भी पेड़ पौधे जो है स्रोत में उपस्थित होंगे उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। तीसरे में जंतु लिखेंगे, जो भी जंतु हम देखेंगे उसमें, और फिर कोई अन्य प्रेक्षण, यानी उसके अलावा भी, अगर इन सब के अलावा भी हमने प्रेक्षण किए होंगे, जैसे उसका कलर का या उसकी स्मेल का या किसी भी उसकी शेप्स का, अगर हमने जो है इसमें कुछ भी प्रेक्षण किया है तो उसे हम अन्य प्रेक्षण में लिख देंगे। तो मृदा का स्रोत, अब हम मिट्टी कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, बगीचे की मृदा ले सकते हैं, सड़क के किनारे की मृदा ले सकते हैं, ऐसे स्थान की मृदा ले सकते हैं जहाँ पे निर्माण कार्य हो रहा हो, वो उस मृदा में उपस्थित अगर कोई पेड़ पौधा है तो उसको हम इस वाले कॉलम में लिखेंगे, और जंतु अगर है तो उसे इसमें लिखेंगे, कोई अन्य प्रेक्षण अगर हमने किया है तो उसे यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद है
कि यहाँ पे जो पहेली है वो ये जानना चाहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि सड़क के किनारे और बगीचे में एकत्रित किए गए नमूने में मुझे प्लास्टिक की वस्तुओं और पॉलीथीन की थैलियों में कुछ टुकड़े क्यों मिले थे। मतलब कि यहाँ पे जब इन्होंने सड़क के किनारे या बगीचे के जब जो है मिट्टी का जब कलेक्शन किया तो इनको प्लास्टिक और पॉलीथीन की थैलियाँ वगैरह मिली। ठीक है, तो उसने ये उसके दिमाग में जो एक क्वेश्चन है और वो जानना भी चाहती है कि वो वहाँ क्यों मिला। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो मृदा में पोल्यूशन होता है, कि जो पॉलीथीन है, ये जो हम अभी टॉपिक पढ़ेंगे कि मृदा में जो प्रदूषण हो रहा है, ये हमें अभ्यास में बहुत हेल्प करेगा, इसलिए अच्छे से इसे समझना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे पॉलीथीन की थैलियाँ और प्लास्टिक मृदा को प्रदूषित करते हैं। अगर मृदा के प्रदूषण में देखा जाए तो पॉलीथीन की थैलियाँ और प्लास्टिक मृदा को प्रदूषण करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इन दोनों का ही रिसाइकिल नहीं होता है। ठीक है, इनका कहीं भी यूज़ नहीं होगा, रिसाइकिल होता नहीं है, ये जिस जगह पे है वहीं पे ये ख़त्म नहीं होते हैं। ठीक है, ये जो पॉलीथीन और प्लास्टिक जो होती हैं ये मृदा में रहने वाले जीवों को भी हानि पहुंचाते हैं। इसलिए पॉलीथीन की थैलियां और प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध की मांग की जा रही है, क्योंकि हमें ये पता है कि इसका रिसाइकिल तो होता नहीं है। तो ये मनुष्यों को, मतलब जंतुओं और जितने भी मृदा, मतलब जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं उन सबको ये किसी ना किसी तरीके से हानि पहुंचा रही है, चाहे वो जंतुओं को पहुंचा रही, चाहे मृदा को पहुंचा रही, चाहे पेड़ पौधों को, या फिर चाहे मनुष्यों को पहुंचा रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से इससे प्रदूषण जो फैल रहा है, तो इसलिए इन पॉलीथीन्स की जो थैलियाँ हैं या फिर जो ये प्लास्टिक हैं जिनका रिसाइकिल नहीं हो सकता है, इन पर प्रतिबंध लगाने की इसी वजह से इनकी मांग की गई है। अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ, रसायन यहाँ पे दिए गए हैं कि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं या जितने भी रसायन हैं, ठीक है, केमिकल जो है कंपोनेंट हैं या पीड़कनाशी जो पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं, उनसे भी मृदा को प्रदूषित किया जा रहा है। ठीक है, इनकी मात्रा जब ज़्यादा जो है मृदा में पड़ जा रही है तो उससे भी मृदा जो है प्रदूषित हो रही है, उसकी उर्वरक क्षमता, उसकी फर्टिलिटी जो होती है वो जो है इसकी ख़त्म हो रही है। ऐसे अपशिष्ट पदार्थों और रसायनों को मृदा में निर्मुक्त करने से पहले उन्हें अपचेत किए जाना चाहिए। यानी कि अगर हमें जो है मृदा प्रदूषण से बचाना है, मृदा को इस तरीके की जो रासायनिक पदार्थ हैं इनकी प्रदूषण से अगर हमें बचाना है तो इनका उसमें यूज़ करने से पहले इनको अपचयित करना ज़रूरी है। अब जैसे कि यहाँ पे जो पेस्टिसाइड्स वगैरह जो यूज़ किया जाता है, जो इनको जो खेतों में या फसलों में लगने वाले जो कीड़े होते हैं उनको हटाने के लिए, तो इनका उपयोग भी कम से कम किया जाना चाहिए। खाद के रूप में जो पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कि मृदा में प्रदूषण किस तरीके से हो रहा है, किन किन चीज़ों की वजह से हो रहा है और उससे क्या क्या हानि हो रही है हमने देखा। अब जैसे बूझो है वो यहाँ पे देख रहा है कि मैंने हाट बाजार में मिट्टी के बने हुए बर्तनों व खिलौनों को देखा। ठीक है, तो ये इन्होंने जो है मिट्टी के बने हुए बर्तन और खिलौने जो देखे हैं इनके बारे में ये काफ़ी उत्सुक हैं। आगे देखते हैं, हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका को हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, ये क्या होती है? मृदा अनेक परतों की बनी होती है। हम ये जानते हैं कि जो सॉइल होती है वो कई सारी लेयर्स की बनी होती है, और यह जानने के लिए कि ये परतें किस प्रकार व्यवस्थित रहती हैं, किस प्रकार ये एडजस्ट रहती हैं, ये इसके लिए हमें क्रियाकलाप करना होगा। तो यहाँ पे जो क्रियाकलाप है ये 9.2, इसमें मेनली हमें क्या करना है, इसमें हमें थोड़ी सी मृदा लेनी है और उसमें से ढेलों को अपने हाथ से, मतलब कि जो भी हम मृदा लेंगे उसमें थोड़े ढेले जो मिट्टी के बड़े बड़े जो टुकड़े होंगे उनको अपने हाथों से उसका चूरा बना लेंगे। अब क्या करेंगे, 3/4 जल में, यानी कि एक कांच के ग्लास में हमें क्या करना है, 3/4 जल लेना है। उसमें एक ग्लास लेंगे जिसमें 3/4 जल भरा होगा, उसमें मुट्ठी भर के हम उसमें मृदा डाल देंगे। ठीक है, जो जिसमें हमने ये ढेले वगैरह पीस करके हमने जो रखी हुई थी मृदा, उसे हम डाल देंगे। उसे डालने के बाद जो स्ट्रक्चर आएगा वो कैसा होगा उसे देख लेते हैं। तो मृदा को फिर हमें क्या करना है, किसी किसी छड़ की सहायता से अच्छी तरीके से हम मृदा को मिला देंगे ताकि पानी जो है वो उसमें मिल जाए। अब क्या करना है, अब इसे कुछ देर के लिए हम ऐसा ही रहने दें, ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर कुछ समय बाद ग्लास के पानी को जब हम देखेंगे तो हमारे पास जो प्रश्न उठेंगे उसका आंसर हमें करना है। देखिए, ये पूरा हमें ग्लास जब हमने थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दिया तो हमें ये देखने को मिला इसमें कई सारी लेयर्स मिट्टी की बन गई, जिनमें फर्स्ट लेयर जो है वो ह्यूमस है। ह्यूमस में वही सड़ी गली पत्तियाँ या जो जंतुओं के जो अपशिष्ट वगैरह होंगे वो ह्यूमस में उपस्थित होंगे। ठीक है, इसके अलावा उसकी नीचे वाली लेयर जो होगी वो जल होगी, वाटर होगी। उसके बाद है मृतिका, यानी कि क्ले सॉइल होगी, चिकनी मिट्टी हो जाएगी। इसके नीचे सैंडी सॉइल है और लास्ट में आएगी बजरी, यानी कि जो हमारे पास ग्रेवल जो होगी वो लास्ट में, पत्थरों के टुकड़े जो होंगे वो नीचे होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये इतनी इसकी लेयर्स बन गई। अब जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं वो क्या क्या हैं उन्हें देख लेते हैं। जैसे, क्या आपको कांच के गिलास में विभिन्न आमाप यानी साइज के कणों की परतें दिखाई देती हैं?
इन परतों को दर्शाते हुए एक चित्र बनाइए। तो ये जो अलग अलग साइज़ की अगर आपको जो है परतें दिखाई दे रही हैं तो उनका आप चित्र बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या जल में कुछ मृत अथवा सड़ी गली पत्तियों के टुकड़े अथवा जंतु अवशेष तैरते हुए दिखाई दे रहे थे? हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रहे थे, और इसका आंसर भी हम देख लेते हैं क्या होते हैं ये। तो ये जो जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमस के बारे में, तो इसे भी अच्छे से समझने की कोशिश करिए कि ह्यूमस होता क्या है, इससे भी अभ्यास में हेल्प मिलेगी। तो देखिए, मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। ह्यूमस में क्या होता है, जो सड़े गले जैव पदार्थ होते हैं ना, वही क्या कहलाते हैं, जो मृदा में उपस्थित होते हैं, जो कि हमारी फर्स्ट लेयर, टॉप लेयर में फर्स्ट लेयर बनाते हैं, तो यही ह्यूमस या फिर खाद कहलाते हैं। आप शायद जानते होंगे कि पवन, जल और जलवायु की क्रिया से जो, यानी कि जो हवा के द्वारा, वाटर के द्वारा, ठीक है, और जो है एटमॉस्फेयर है, जो भी जलवायु है, उसकी क्रिया के द्वारा जो चट्टानें या शैल है, उनके टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। यानी कि अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, पवन, जल और जलवायु की क्रिया के द्वारा जो चट्टानों का टूटना होता है, टूटने के बाद ही जो है मृदा का निर्माण होता है। ये जो प्रक्रम होता है यही अपक्षय कहलाता है। इसी को ही हम वेदरिंग बोलते हैं, ठीक है। वेदर्स में जो चेंजेस हुए उसकी वजह से चट्टानों में जो टूट फूट हुई, फिर जो मृदा का निर्माण हुआ, उसी को ही हम वेदरिंग कहते हैं। अब जैसे किसी मृदा की प्रकृति उन शैलों पर निर्भर करती है जिनसे इनका निर्माण हुआ, यानी कि मृदा कैसी है ये इस पर निर्भर करता है जिन चट्टानों से वो बनी है टूट करके, ठीक है। यह उन वनस्पतियों की किस्मों पर भी निर्भर करती है जो इसमें उगती हैं, और ये तो उन चट्टानों के अलावा उन वनस्पतियों पर भी निर्भर करती हैं जिसपे ये उगी हैं, ठीक है। मतलब जो वनस्पतियां जो हैं जिन चट्टानों पे उगी हैं, उन वनस्पतियों का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। अब यहाँ पे है कि मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकाट यानी कि वर्टिकल सेक्शन जो उसका होगा, वही मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मृदा की जितनी भी लेयर्स हमने अभी जैसे देखी, उनमें से हो करके जो वर्टिकल सेक्शन जो उसका गुजर रहा होगा जो है, वही हमारा क्या कहलाएगा, सॉइल प्रोफाइल कहलाएगी, मृदा परिच्छेदिका कहलाएगी। प्रत्येक परत स्पर्श गठन, यानी कि प्रत्येक परत का अगर हम देखें कि उसमें हम ये देख सकते हैं कि उसका संगठन कैसा है। अगर हम पूरी जो है मृदा परिच्छेदिका को अगर हम ठीक से उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमें इसमें देखने को मिलेगा कि उसकी जो हर परत का जो संगठन है वो कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसकी जो डेप्थ है, उसकी गहराई वो कैसी है, रासायनिक संगठन वो किन किन चीज़ों से मिल गए, ये सारी चीज़ें जब हम देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हर लेयर का ये सब अलग अलग है। ये परतें संस्तर स्थितियाँ कहलाती हैं। यही परतें क्या कहलाती हैं, हॉरिजॉन कहलाती हैं, संस्तर स्थितियाँ कहलाती हैं। अब यहाँ पे देखिए पूरा एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है जो है पूरी सॉइल प्रोफाइल का, ठीक है। मृदा परिच्छेदिका का ये पूरा स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए पहला जो संस्तर है, ए संस्तर स्थिति जो यहाँ पे दी गई है, हॉरिजॉन ए जो दिया गया है, इसमें हमने देखा कि इसमें ही ह्यूमस वगैरह, पेड़ वगैरह जो निकल रहे हैं उनकी रूट इसी में ही देखने को मिल रही है। नेक्स्ट जो हमारा है वो बी संस्तर स्थिति, ये जो बी हॉरिजॉन हो जाएगा। उसके बाद थर्ड जो है वो सी संस्तर स्थिति, इसमें हम पूरा इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। और लास्ट में हमारा आता है आधार शैल, जिसे जो है यहाँ पे बेडरॉक जो होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, हम सामान्यतः मृदा की सबसे ऊपरी शीर्ष परत को देखते हैं। अगर हम नॉर्मली मृदा मिट्टी की जो लेयर देखते हैं वो हम हमेशा ऊपर की जो टॉप लेयर होती है उसी को ही हम देखते हैं। उसके नीचे वाली जो परतें हैं उन्हें हम नहीं देख पाते। यदि हम हाल ही में खोदी गई किसी खाई के अगर साइड के पोर्शन को, पार्श्व भाग को अगर हम देखें तो हमें मृदा की भीतरी परतें भी दिखाई देंगी, ठीक है, जो हाल ही में अगर खोई गई, जो भी जो है खाई अगर खोदी गई है। ऐसी स्थिति में हम उस स्थान के मृदा परिच्छेदिका का प्रेक्षण कर सकते हैं। उस स्थान की जो हमारी सॉइल प्रोफाइल होगी उसे हम अच्छे से देख सकते हैं, उसमें हम हर एक लेयर को अच्छे से देख सकते हैं। मृदा परिच्छेदिका को कुएं की खुदाई करते समय अथवा किसी इमारत की नींव खोदते समय भी इसे देखा जा सकता है। इसके अलावा इसे पहाड़ों पर भी देखा जा सकता है, या सड़कों के किनारे, या फिर नदियों के खड़े जो किनारे होते हैं उन पर भी इसे देखा जा सकता है। अब जैसे है सबसे ऊपर वाली जो संस्तर स्थिति होती है, यानी कि अब सबका एकदम कायदे से डिटेल में देख लेते हैं कि सबसे ऊपर वाली जो पहली संस्तर स्थिति है, पहला जो है हॉरिजॉन है, ए हॉरिजॉन, सामान्यतः वो गहरे रंग की होती है, ठीक है। क्योंकि ये गहरे रंग की क्यों होती है, क्योंकि इसमें ह्यूमस और खनिज तत्व जितने भी मिनरल्स होते हैं वो इसमें उपस्थित होते हैं।
तो सबसे ऊपरी लेयर जो होती है वो गहरी और जो है गहरे रंग की क्यों होती है, क्योंकि इसमें ह्यूमस और जितने भी जो मिनरल्स होते हैं, खनिज तत्व, वो इसमें उससे वो समृद्ध होती है, वो इसमें पूरी तरीके से इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, मेजॉरिटी में। इसके अलावा जैसे ह्यूमस मृदा को उर्वरक बनाता है, ह्यूमस जो होती है वो मृदा को क्या करती है, सॉइल को फर्टाइल करती है और पादपों को पोषण प्रदान करती है, ठीक है। यह परत सामान्यतः मृदु सॉफ्ट होती है, सरंध्र होती है, पोरस होती है, अधिक जल को धारण करने वाली होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट लेयर, फर्स्ट हॉरिजॉन जो हमने देखा, जिसमें हमें गहरे रंग का जो ह्यूमस या फिर और जितने भी खनिज तत्व वगैरह हमें देखने को मिले, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पहली लेयर होती है ये हमारी सॉफ्ट भी होती है और पोरस भी होती है, इसमें छिद्रित होती है, ठीक है, और अधिक जल धारण करने की इसमें क्षमता भी होती है। इसे शीर्ष मृदा, टॉप लेयर भी, टॉप सॉइल लेयर भी इसे कहते हैं, या फिर इसे हम जो है ए हॉरिजॉन, संस्तर, ए संस्तर स्थिति भी कहते हैं। शीर्ष मृदा जो होती है, टॉप लेयर, जो टॉप सॉइल लेयर होती है, ये कृमियों यानी कि अर्थवॉर्म, कृंतकों, जो रोडेंट होते हैं यानी कि चूहे, मूषक वगैरह, या छछूंदरों, ठीक है, तो छछूंदरों, और इसके अलावा जो है ये यहाँ पे दिए गए हैं भृंगुओं, ठीक है, तो मोल्स हैं या बीटल्स हैं, इन सब से भी। तो यहाँ पे जो कृमि है, अर्थवॉर्म है, या रोडेंट है, कृंतक है, छछूंदर है, मोल्स हैं, या फिर भृंगु जो बीटल्स हैं, ये इस तरीके के अनेक ऐसे जीव हैं जिनका ये जो मृदा होती है, फर्स्ट लेयर जो होती है वो क्या होती है, आवास या आश्रय प्रदान करती है, ठीक है, पहली लेयर। इसके अलावा छोटे पादपों की जो जड़ें होती हैं ये पूरी तरह से शीर्ष मृदा में ही रहती हैं। टॉप जो सॉइल होती है उसमें ही जो छोटे पौधे होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं, उनकी जो जड़ होती है वो इसी में ही होती है। इसके अलावा आप सेकंड में आते हैं, शीर्ष मृदा के नीचे की जो परत होती है उसमें ह्यूमस कम होती है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में भी हेल्प मिलेगा कि जो शीर्ष मृदा के नीचे वाली जो लेयर होती है, जिसे हम हॉरिजॉन बी भी कह सकते हैं, इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है, लेकिन खनिज अधिक होते हैं। खनिज की मात्रा जो है, मिनरल्स की मात्रा ये अधिक होती है। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक सन्हत या घनी होती है, मतलब कि कंडेंस होती है काफ़ी ज़्यादा, और इसे बी संस्तर स्थिति या फिर बी हॉरिजॉन या मध्य परत, मिडिल लेयर कहते हैं, ठीक है। तीसरी परत जो है जिसे सी संस्तर स्थिति यानी सी हॉरिजॉन कहलाती है, जो इसमें दरारें और विद्रोह युक्त शैलों के छोटे ढेलों की बनी होती है। ये वाली जो सी लेयर होती है ये जो है इसमें दरारें पाई जाती हैं, ठीक है, क्रैक्स होते हैं, विद्रोह युक्त शैल के छोटे लम्स, चट्टानों के यानी कि छोटे जो है ढेलों की ये बनी होती है, ठीक है। इस परत के नीचे आधार शैल, इस परत, यही जो ये सी वाली जो सी हॉरिजॉन है, इसके नीचे जो है बेडरॉक पाई जाती है, आधार शैल होता है जो कठोर होता है और इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है। इसके लिए मशीन वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये हो गया, ये हमने क्या देखा कि मृदा परिच्छेदिका हमने देखी, जो सॉइल की जो प्रोफाइल थी उसमें कितनी लेयर्स थी, कैसे जो है किन किन हॉरिजॉन्स में वो बटी हुई थी, ठीक है। उनकी कुछ हमने जो है देखा भी कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो है पाई जा रही थी, हर हॉरिजॉन में क्या क्या चीज़ें उपस्थित थी। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है मृदा के प्रकार, कितनी प्रकार की मृदाएं होती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि शैलों के अपक्षय से विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे कण निर्मित होते हैं। तो हमने ये जाना कि जो चट्टानें हैं उन्हीं से ही मृदा बनती है और उन्हीं के ही अपक्षय से ही छोटे छोटे उनके जो कण जो हैं वो निर्मित होते हैं। अब इनमें जो कण हैं वो बालू यानी सैंड भी हो सकती है, चिकनी मिट्टी क्ले भी होती है, तो ये सब सम्मिलित होते हैं। तो किसी मृदा में बालू और चिकनी मिट्टी का जो अनुपात होता है वो उस मूल शैल पर निर्भर करता है जिससे उसके कण बने हैं। मतलब कह सकते हैं कोई मिट्टी जो है उसमें बालू और चिकनी मिट्टी जो है उसका अनुपात उस मूल शैल, जो उसकी जो मेन पेरेंट जो शैल है, पेरेंट रॉक है, ठीक है, उस पर निर्भर करता है जिससे कि वो कण बने होंगे। अब शैल कणों और ह्यूमस का जो मिश्रण है वही क्या कहलाता है, मृदा कहलाता है। मतलब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन बनेगा हमारा कि मृदा किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि शैल कणों और ह्यूमस का जो मिश्रण होता है वही क्या कहलाता है, मृदा कहलाता है। और फिर यहाँ पे है कि इसके अलावा भी जैसे कि जीवाणु, बैक्टीरिया, पादप, बैक्टीरिया जो होंगे, पादप मूल, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, और जो केंचुए होते हैं, अर्थवॉर्म जैसे जीव भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग हो सकते हैं। मतलब जो मृदा है, शैल कण और ह्यूमस तो इसका मिश्रण होता ही है, इसके अलावा बैक्टीरिया, पादप मूल, केंचुए भी इसके महत्वपूर्ण अंग हैं, ठीक है। इसके आगे देखते हैं
मृदा को उसमें पाए जाने वाले विभिन्न अमाप साइज के कणों के अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। मतलब अगर हमें मृदा को यानी सॉइल को अगर वर्गीकरण करना है उसका, ठीक है, उसका अगर हमें डिवीजन करना है तो उसमें पाए जाने वाले जो पार्टिकल्स हैं उनके साइज के अकॉर्डिंग हम उसका डिवीजन कर सकते हैं। जैसे कि यदि यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी एकदम लाइन है कि जो अगर जो क्वेश्चंस उठते हैं सॉइल से रिलेटेड, तो वो या तो ह्यूमस से उठते हैं या फिर टाइप्स ऑफ सॉइल से उठते हैं या फिर ये हॉरिजॉन जो है इससे रिलेटेड उठते हैं। तो यहाँ पे इस पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यदि मृदा के बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है, यानी कि जो हमारे पास सॉइल है अगर उसमें बड़े पार्टिकल यानी कि उसमें जो कण के जो पार्टिकल हैं वो अगर बड़े हैं, उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है, तो इस तरीके की जो मिट्टी होती है वो बलुई मिट्टी या सैंडी सॉइल कहलाती है। यदि बारीक सूक्ष्म कणों का अनुपात, यानी कि हमारे पास जो अगर मिट्टी है तो उसमें बारीक जो सूक्ष्म कण हैं उनका अनुपात अगर अधिक है, तो इस तरीके की जो मिट्टी होगी वो मृण्मय मृदा यानी क्ले सॉइल कहलाएगी। और इसके अलावा तो हमने ये देखा कि बलुई मिट्टी में जो मिट्टी के जो कण थे वो बड़े आकार के थे, और जो मृण्मय यानी क्ले सॉइल जो थी उसमें जो मिट्टी के कण जो थे वो सूक्ष्म कण थे, बहुत ही महीन आकार के। लेकिन यहाँ पे जो थर्ड टाइप की है, यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग, ऐसी मिट्टी जिसमें बड़े और छोटे जो कणों की जो मात्रा है वो लगभग समान हो, तो इस तरीके की मिट्टी को हम दुमिटी मृदा कहते हैं। यानी कि इस तरीके की जो है मिट्टी होती है उसको हम लोग दुमिटी मृदा कहते हैं, ठीक है, लोमी सॉइल्स बोलते हैं। तो अतः इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर मृदा का वर्गीकरण जो हमने किया है डिवीजन, तो वो 3 तरीके की उनके कणों के अमाप के आकार पर, तो वो बलुई मिट्टी होती है, सैंडी सॉइल होती है, दुमटी मिट्टी होती है, दुमट सॉइल मृदा जो होती है उसमें लोमी सॉइल्स हो जाएगी, मृण्मय यानी क्ले सॉइल हो जाएगी। तो उसके रूप में हमने इसको वर्गीकृत किया है। अब आगे देखते हैं, जैसे मृदा के कणों के अमाप का उसके गुणों पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। बालू की कण अपेक्षा, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर हमें मृदा के गुण अगर हमें प्रदर्शित करने हैं तो उनके कणों का जो आकार है वो उनके गुणों पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। तो कैसे डालता है उसे देख लें कि बालू के जो कण हैं, यानी कि जो हमारी सैंडी सॉइल थी उसमें बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते हैं, अतः इनके बीच काफ़ी रिक्त स्थान होता है जिसके ये स्थान वायु से भरे होते हैं। तो कह सकते हैं कि जो बालू यानी कि सैंडी सॉइल में जो बालू के जो कण होंगे वो उनके आकार बड़े होते हैं, आपस में वो आसानी से जो है आपस में बहुत करीब नहीं हो सकते हैं या सट नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उनके बीच में एयर स्पेस बहुत पाया जाता है, एयर स्पेस पाए जाने की वजह से इसमें एयर स्पेस में वायु भरी रहती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि बालू जो होते हैं वो सुवातित होती है, मतलब कि इसमें एयर स्पेस होता है, एयरेटेड होती है, ठीक है, हवा पाई जाती है। बालू के कणों के बीच के स्थानों में जल की निकासी तेजी से हो जाती है, क्योंकि बीच में खाली स्थान है तो वहाँ से, और जल के लिए खाली स्थान चाहिए होगा उसको फट्टे से निकलने के लिए, ठीक है, तो वो वहाँ से फट से निकल जाएगी। तो जब जल इस तरीके की जो सैंडी सॉइल है उसमें जब जल रुक ही नहीं रहा है तो इस तरीके की जो मिट्टी होगी वो हल्की होगी, पहली चीज़। दूसरी सुवातित होगी, यानी कि एरेटेड होगी, इसमें तो हवा होगी ही, ठीक है, और फिर शुष्क होगी क्योंकि इसमें जो जल है वो तो टिक ही नहीं रहा है। तो ये जो है इस तरीके की जो बलुई मिट्टी होगी उसमें इतनी तरीके की ये क्वालिटीज़ हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारी मिट्टी है मृत्तिका, यानी कि इसको बोल देंगे मृत्तिका यानी चिकनी मिट्टी, क्ले सॉइल। अब इसमें इसके कण जो होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होने के कारण परस्पर जुड़े होते हैं। इसके जो कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और बहुत छोटे होने के कारण ये परस्पर आपस में जुड़े होते हैं। उनके बीच का रिक्त स्थान जो होता है वो बहुत कम होता है। बलुई मिट्टी के विपरीत इन कणों के बीच में सूक्ष्म स्थानों की में जल, मतलब जैसे बलुई मिट्टी के बीच में जो स्पेस होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि इसमें हवा भरी रहती है, हवा भरी रहने के कारण जो है वो उस स्पेस से जो जल होता है वो फट से निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो मृत्तिका यानी चिकनी मिट्टी या क्ले सॉइल जो है इसके बीच में, इसके कणों के बीच में स्पेस जो है वो कम होता है, और स्पेस कम होने की वजह से यहाँ पे जो है जल जो वो रुक जाता है, ठीक है। अतः चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है लेकिन ये भारी होती है। भारी क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो है इस मृदा में अधिक जल रहता है, इस वजह से, क्योंकि जल तो बाहर इसमें से निकल ही नहीं रहा है, इसी में ये अब्जॉर्ब हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारी तीसरी वाली वो है पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी जो शीर्ष मृदा, टॉप सॉइल लेयर जो होती है वो होती है दोमट मिट्टी, यानी कि लोमी सॉइल जो होती है। और लोमी सॉइल के बारे में हमने ये पढ़ा था कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं इसमें बड़े और छोटे दोनों समान मात्रा में उपस्थित होते हैं। अब जैसे कि जो दोमट मिट्टी होती है उसमें मृदा, ठीक है, सॉरी, दोमट जो मृदा है, ठीक है, लोमी सॉइल, इसमें बालू, सैंड और चिकनी मिट्टी, क्ले और गाद क्या होती है? गाद जिसे हम सिल्ट बोलते हैं, ये नामक अन्य प्रकार की मृदा कणों का मिश्रण होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो लोमी सॉइल है वो 3 तरीके की जो है यहाँ पे 3 प्रकार दिए गए हैं, बालू, चिकनी मिट्टी और गाद। इस तरीके के अन्य प्रकार की मृदा के जो कण हैं उनका ये मिश्रण होती हैं।
गाद क्या होती है, सिल्ट क्या होती है, नदी तालों यानी नदी या तालाबों के जो आधार हैं उनमें निक्षेप के रूप में पाई जाती है, तलछट के रूप में। ठीक है, तलछट के रूप में सेडिमेंटेशन जो होता है, सेडिमेंटेड ये जो है पार्ट होता है। ठीक है, गाद। तो अब गाद कणों का जो अमाप होता है, इसके कणों का जो है साइज होता है वो कैसा होता है, वो बालू और चिकनी मिट्टी, बालू और चिकनी मिट्टी के अमापों के बीच होता है। गाद के कणों का जो साइज होता है वो बालू और चिकनी मिट्टी के अमापों के बीच होता है। दोमट मिट्टी जो होती है, लोमी सॉइल, उसमें भी ह्यूमस होती है। इस प्रकार की जो मृदा होती है वो पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण क्षमता होती है। मतलब कि कहते हैं कि ये जो है लोमी सॉइल है, इसमें ह्यूमस भी होती है और इस प्रकार की मृदा जो होती है पादपों की वृद्धि के लिए उचित मानी जाती है और इसमें वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण की क्षमता भी होती है। ठीक है, अब क्रियाकलाप के द्वारा हम यहाँ पे जो हमने तीनों प्रकार पढ़े मिट्टियों के वर्गीकरण के द्वारा, इनको भी एक बार करके देख लेते हैं कि कैसे हम इनका और यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम इनका अनुमान लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मृन्मय यानी क्ले सॉइल, दोमटी सॉइल, लोमी सॉइल और बलुई मिट्टी सैंड सॉइल, इसके हमें नमूने अलग अलग एकत्रित करने हैं। ठीक है, किसी एक नमूने, तीनों में से किसी एक के नमूने को हमने लेना है और मुट्ठी भर जो है इसकी मृदा पूरी ले लेनी है। इसमें कंकड़, पत्थर, घास के तिनके वगैरह जितनी भी जो बेकार चीज़ें हैं उनको हम निकाल देंगे। अब इसमें हमें क्या करना है, बूंद बूंद करके इसमें हमें जल डालना है। जल इतना हमें जल डालना है मृदा में कि उसका गोला बन जाए और वो चिपचिपा ना रहे। कि जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इसको जो है मृदा को गूंथा जा रहा है, इसका शेप बनाया जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें जल की मात्रा इतनी मिलानी है कि वो चिपचिपा ना हो। ठीक है, और फिर उस मृदा से हम गोला बनाने का प्रयास करें। किसी समतल सतह पर इस गोले को एक बेलन के रूप में, मतलब कि पहले गोला बनाने का प्रयास करें, उसके बाद एक बेलन का रूप देने का प्रयास करें, उसके बाद इस बेलन से छल्ला बनाने का प्रयास करें। इस तरीके से हम ये जो क्रियाकलाप है, इस क्रियाकलाप के द्वारा मृदा के अन्य नमूनों के साथ, मतलब कि हमने 3 नमूने लिए ना, तीनों ही मृदा के, क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल और जो है लोमी सॉइल, इन तीनों के, तो इन तीनों ही के अलग अलग जितने भी नमूने उन सबके साथ इस जो है क्रियाकलाप को दोहराएं। कोई मृदा किस प्रकार की है, क्या इसका निर्णय इस आधार पर किया जा सकता है कि उसमें मनचाही आकृति बनाना कितना सुविधाजनक है। यहाँ पे हम आकृति बनाने के अकॉर्डिंग भी हम मृदा की पहचान कर सकते हैं कि कौन सी मृदा कैसी है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये जो क्रियाकलाप है ये भी, इसके द्वारा भी हम मृदा की पहचान कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे बूझो है, वो क्या जानना चाहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि मटका और सुराही बनाने के लिए किस प्रकार की मृदा का उपयोग किया जाता है। तो लास्ट में हम ये देखेंगे एक जो है कहानी के तौर पे। ठीक है, तो एक प्रेक्षण भी हमारा हो जाएगा उसी के हिसाब से। तो उसमें हम वहाँ पे हम ये देखेंगे कि मटका और सुराही जो है वो कैसे बनता है और उसको बनाने के लिए कौन सी मृदा का यूज़ होता है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हैं कि किस प्रकार की मृदा बर्तन, खिलौने और मूर्तियाँ आदि बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होती है। तो इसका आंसर हमें नीचे मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, आगे है मृदा के गुण। ठीक है, मृदा के गुण अगर हमें इसे देखना है तो इसके लिए हमें मेनली मृदा के गुणों के लिए हमें क्या करना होगा, आपने मृदा के कुछ उपयोगों की सूची बनाई थी, जो स्टार्टिंग में हमने सूची बनाई थी कि मृदा का क्या क्या यूज़ है। अब हम मृदा के गुणों को जानने के लिए भी कुछ क्रियाकलाप करेंगे कि मृदा में किस किस तरीके की जो है इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो पहला गुण हम यहाँ पे देखेंगे, मृदा में जल अंतःश्रवण की दर। मृदा में जो जल को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है वो क्या है, अंतःश्रवण की जो उसकी दर है, उसके अंदर जो रिस्क करके जो जल जा रहा है वो किस स्पीड से जा रहा है, क्या है, अलग अलग सॉइल में अलग अलग तरीके की ये दर होती है। तो इसे ही हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखेंगे। बूझो और पहेली ने पहले कुछ किया, उन्होंने क्या किया, 50-50 सेंटीमीटर के आमाप के 2 वर्ग अंकित किए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक जो वर्ग उन्होंने बनाया वो अपने घर की फर्श पे बनाया और दूसरा कच्ची सड़क पर बनाया। उन्होंने 2 समान आमाप की बोतलें, मतलब कि बॉटल उन्होंने ऐसी ली जिनका शेप एकदम सेम था और फिर उसमें उन्होंने पानी भरा। उसके बाद उन्होंने दोनों ही वर्ग स्थानों पर एक जो फर्श पे बनाया था उस पर एक बोतल पानी डाल दिया। तो उन्होंने फर्श वाले पे देखा कि उसमें जैसे ही पानी उन्होंने डाला वर्ग की सीमा से वो पानी बह गया और अवशोषित नहीं हो पाया, वो वर्ग जो जितना दूर बनाया था उससे वो बाहर बह गया। जबकि जो कच्ची सड़क पर जब डाला, इसी वहाँ पे जो वर्ग बना रखा था उसमें जब डाला तो वहाँ पे पानी अवशोषित हो गया। तो इस बात के लिए जो है बूझो थोड़ा आश्चर्य हुआ उसे, कि बूझो को आश्चर्य हुआ कि दोनों वर्गों में पानी को अवशोषण में अंतर क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि दोनों में अंतर हुआ। तो इसी को ही समझने के लिए ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है इसके द्वारा हम देखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, इस क्रियाकलाप में मेनली हमें क्या करना है, कक्षा के जितने भी सभी छात्र हैं उनका हमें ग्रुप बना लेना है और उन सभी ग्रुपों को हम ABC
उनका नाम दे देंगे, ठीक है। इसके बाद हमें उनको ये मालूम करना है कि किसी दिए गए, यानी कि उनको ABC हमने उनको नाम दे दिया, उसके बाद अलग अलग स्थान दे दिया कि इस अलग अलग स्थानों पे जाकर के उन्हें जो है मृदा की पहचान करनी है। उनमें ये एक्सपेरिमेंट करना है कि उनमें किसमें जो है अंतःश्रवण की क्षमता किसमें सबसे ज़्यादा है। तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें एक खोखले बेलन की आवश्यकता होगी, और उस खोखले बेलन को प्राप्त करने के लिए उन्हें ये सुनिश्चित कर लेना है कि उसका जो व्यास है, वो जितने भी ग्रुप बनाए गए हैं, 3 ग्रुप या 3-4 ग्रुप, उनमें उसका जो पाइप ले रहे होंगे उसका साइज़ जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल साइज़ के लिए उन्हें किन सुझावों पर विचार करना चाहिए? तो पाइप का साइज़ जो है वो इक्वल रहे, इसके लिए सुझाव देखिए क्या दिए गए हैं। यदि संभव हो सके तो एक ही हम आपके 3 छोटे टीन के डिब्बे ले लें, ठीक है, उनकी तली को काट लें, ये भी सही है क्योंकि 3 ही ग्रुप बनाए गए हैं। उसके बाद या फिर PVC पाइप जो होता है, ठीक है, वो लगभग 5 सेंटीमीटर व्यास का होता है, वो अगर उपलब्ध हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वो लंबाई में रहता है, लंबाई में 20 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े, उसमें से हम बराबर बराबर के 20 सेंटीमीटर के टुकड़े काट लें। तो यहाँ पे जो दिखाया गया वो जो है ये पाइप ही दिखाया गया है, ठीक है। अंतःश्रवण की दर को इसी के द्वारा ही हमें मापना है। अब आगे हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि जिस स्थान से हमें मृदा हमने एकत्रित की, क्योंकि सब लोग अलग अलग जो है जगह पे वो कर रहे हैं ना, वहाँ पे हम पाइप जो हम लेकर के गए हैं उसे 2 सेंटीमीटर की गहराई तक हमें उसे धंसा करके लगा देना है। पाइप में धीरे धीरे 200 ml जल डालना है, यानी कि हमें एक ऐसी बॉटल लेनी है जिसमें 200 ml बराबर का पूरा उसमें जल आए, और फिर उसको जो है उसमें जो पाइप है उसमें हम उसे डालें। उसमें डालते समय हमें उसका टाइम नोट कर लेना। जब हम उसमें पानी डाल रहे होंगे तो हम उसका समय जो है नोट डाउन कर लेंगे, और फिर जब आपने ये जो है आरंभ किया उसका समय हम जो है नोट करके, जब सारा जल भूमि द्वारा अवशोषित हो जाएगा तो उस समय जब भूमि द्वारा उसको एब्जॉर्प्शन हो गया, अंतःश्रवण हो गया, अंदर की तरफ वो श्रावित हो गया और पाइप खाली हो जाए तो पुनः समय नोट कर लें। तो ऐसी कंडीशन है जब पाइप में पानी की बिल्कुल भी बूंद ना दिखाई दे तो उस समय की कंडीशन भी हमें नोट कर लेनी है। ये ध्यान रखना है कि पाइप में डालते समय जब हम पानी डालें तो 200 ml बराबर का होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी ना छलके ना किसी भी तरीके कोई वेस्ट नहीं होना चाहिए, बाहर वगैरह नहीं गिरना चाहिए। 200 ml जल के मृदा में अंतःश्रावित होने में लगने वाले समय के आधार पर अंतःश्रवण दर की गणना निम्नलिखित सूत्र के द्वारा। देखिए यहाँ पे जो हम गणना कर रहे हैं इसका हम एक बार अभ्यास में भी इसका थोड़ा सा लेवल चेंज करके क्वेश्चन होगा, ठीक है, उससे आप लोग भी करने की कोशिश करिएगा। तो देख लेते हैं कैसे इसको हम अंतःश्रवण की जो दर है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे है अंतःश्रवण जो दर है उसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, जल की मात्रा, हमने जल की मात्रा कितनी ली थी, 200 लीटर ले ली थी, 200 ml ली थी, ठीक है। अंतःश्रवण की अवधि जो हमने स्टार्टिंग में हमने नोट डाउन की थी, उसके बाद एंड में जो हमने नोट डाउन की थी। तो इसमें हमें क्या करना है कि टोटल जो है स्टार्टिंग में तो एकदम ज़रूरी होगी और फिर एंड में जब पूरी तरीके से अवशोषित हो जाएगा तो उसमें हमें मिनट नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि जो जल की मात्रा वो 200 ml है और जो उसको अंतःश्रवण होने में जो उसको टाइम लगा वो कितना लगा, 20 मिनट लगा। तो अगर हमें इसकी दर निकालनी है तो 200 ml को 20 मिनट से हम डिवाइड कर देंगे तो 10 ml पर मिनट आ जाएगा। तो अंतःश्रवण की दर कितनी आई, 10 ml पर मिनट आई। तो इस तरीके से हमने इसकी जो है दर को ज्ञात किया, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि अपने दल द्वारा लिए गए जो मृदा के नमूने थे उसमें अंतःश्रवण की दर की गणना करनी है और अपने निष्कर्षों की तुलना अन्य दलों की मृदा के नमूने की अंतःश्रवण की दर से करना है। मतलब कहने का है कि जो 3-4 जो दल बनाए गए थे, अब सब लोगों को अपने जो भी उनका प्रेक्षण उन्होंने देखा और उनके पास जो अंतःश्रवण की दर आई उसका जो है उन आपस में जो है उसकी तुलना करने के बाद तुलना करें, उसके बाद इन सभी नमूनों के अंतःश्रवण की जो दर है उसको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें, क्योंकि सभी को ही अलग अलग स्थान दिया गया था। हो सकता है अलग अलग स्थानों पर उनकी जो है मृदा की जो वेराइटीज़ हैं वो अलग अलग होंगी, तो इनमें इस वजह से अंतःश्रवण की जो दर है उसमें डिफरेंस भी होगा। तो इसीलिए वहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में हमें उसे व्यवस्थित करना है। अब नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी है वो है मृदा में नमी। तो मृदा में नमी होती है, इसे भी हमें देखना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्या आप कभी ग्रीष्मकाल में किसी गर्म दिन की दोपहर में किसी खेत अथवा खुले मैदान में होकर के गुजरे हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। संभवतः आपने देखा होगा कि जमीन के ऊपर की वायु कंदीप्त हो रही है। जमीन की जो ऊपर की वायु है, ठीक है, वो गर्मी के कारण उसकी जो वो गर्मी के कारण उसके साथ क्या हो रहा है, वो कंदीप्त हो रही है, ठीक है। तो कंदीप्त हो रही है, कंदीप्त का यहाँ पे क्या मतलब होगा, कंदीप्त, एक मिनट,
ओके तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो ज़मीन के ऊपर की जो वायु है वो कंदीप्त हो रही थी, कंडेंस्ड हो रही थी, अर्थात ऐसा दिख रहा था कि जैसे गर्म वायु वैसे ही ऊपर उठ रही है जैसे आग के अलाव से उठती है। मतलब कि जब आग जल रही होती है तो उसमें जैसे भाप निकलती है, उसी तरीके से गर्म वायु जो है वो ज़मीन से जो पृथ्वी है उसकी ज़मीन से जो है वो उठती हुई कब पता चल रही है, जब ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा था, इसी क्रियाकलाप के द्वारा हम इसे जानने का प्रयास करेंगे। तो ये यहाँ पे जो क्रियाकलाप है 9.5, इसमें ये बताया गया है। इसके लिए क्या किया है, एक क्वथन नली ली है। ठीक है, एक जो है क्वथन नली ली है, एक बॉइलिंग ट्यूब ली है, उसमें 2 चम्मच मिट्टी डालना है और उसमें कुछ समय तक के किसी लौ पर यानी कि बर्नर वगैरह या कैंडल वगैरह पर रख करके उसे हमें गर्म करना है। गर्म करने के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे जो है इसको गर्म किया गया है कि बर्नर पे रखा है, मृदा का नमूना यहाँ पे क्वथन नली को गर्म किया जा रहा है और ऊपर जा करके जल की बूंदें, यानी कि मिट्टी में उपस्थित जो जल की बूंदें थी, ठीक है, उनका क्या हुआ, वो जब उनको गर्म किया गया तो वो भाप के रूप में ऊपर उठी और फिर ऊपर जा करके जो है वो ऊपरी उसकी जो सतह थी उससे जा करके जो है टकराई अंदर की, भीतर की जो सतह थी, और फिर ठंडी होकर के संघनित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या है कि क्या आपको कहीं जल की बूंदें दिखाई दे रही हैं। हाँ, हमको जो कीप है, जो क्वथन नली है उसकी ऊपरी सतह पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो क्या हुआ कि गर्म करने पर मृदा में जो जल था वो वाष्पित होकर के ऊपर उड़ा और क्वथन नली के जो ऊपरी भाग था उसकी अंदर वाली जो लेयर थी वहाँ पे संघनित होकर के बूंदों के रूप में हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि जो है जो पानी जो था वो कैसे भाप बन करके ऊपर उड़ा। गर्म दिनों में मृदा से जल के वाष्पन के कारण ऊपर उठती हुई वायु को अपेक्षाकृत सघन कर देती है। तो यहाँ पे ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब गर्म दिन होते हैं तो मृदा में जो जल होता है वो वाष्पन क्रिया के द्वारा ऊपर उठता है। ठीक है, और वो किस फॉर्म में उठता है, जलवाष्प के फॉर्म में उठता है। वो वायु में जाकर के, जलवाष्प जो होती है वो वायु का एक अंश होती है ना, उसमें जाकर के अपेक्षाकृत उसमें मिलती है और उसे वायु को कैसा बना देती है, सघन बना देती है, एकदम डेंस जो उसे कर देती है। इससे सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण मृदा के, जब सूर्य के प्रकाश का परावर्तन होता है तो मृदा में उपस्थित जो जल होता है वो वायु में, जलवाष्प जो है वो वायु में मिल करके उससे जो है कंदीप्त कर देती है, उसे कंडेंस्ड कर देती है, उसे सघन कर देती है। तो इसलिए हमें वायु कैसी प्रतीत होती है, कंदीप्त प्रतीत होती है, कंडेंस्ड। मृदा को गर्म करने के बाद इसे क्वथन नली से बाहर, अब क्या, जो गर्म हमने कर लिया उसके बाद उसको, उसमें से जो जल था जलवाष्प के रूप में वो बाहर निकल गया। ठीक है, अब हम उसे क्वथन नली से उसे हम बाहर निकाल लेंगे। इसकी तुलना मृदा जो है अन्य जो उस मृदा से करेंगे जो गर्म नहीं की गई है। तो उसमें तुलना करने के बाद उसमें अंतर देखेंगे कि उसमें दोनों में फ़र्क क्या है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है मृदा द्वारा जल का अवशोषण। तो हमने ये देखा था कि अंतःस्रावण हमने देख लिया, मृदा में जो नमी थी उसको भी हमने दूर करने का जो है एक्सपेरिमेंट कर लिया। अब मृदा द्वारा जल का जो अवशोषण है उसे भी देख लेते हैं। क्या सभी प्रकार की मृदा समान मात्रा में जल का अवशोषण करती हैं? इसे जानने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसे जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, प्लास्टिक की एक कीप लेनी है। ठीक है, फिल्टर पेपर लेना है जिसे हमें उसी कीप में फोल्ड करके जो है उसमें लगा देना है। अब किसी मृदा के शुष्क पाउडर को 50 ग्राम, कितना लेना है, 50 ग्राम तौल करके उसे कीप में लगाए जो फिल्टर है उसके ऊपर हम उसे डाल देंगे। ठीक है, मृदा के शुष्क पाउडर को। अब क्या करना है कि किसी मापन सिलेंडर में जल लेकर के, मापन सिलेंडर इस वजह से ले रहे हैं ताकि हमें जल की मात्रा को पता रहे। ठीक है, उसमें जल लेकर के हम उसकी जो भी मात्रा रहेगी उसे हम नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, उसमें से जो भी जल होगा उसको बूंद बूंद करके, उसके लिए हम ड्रॉपर का भी यूज़ कर सकते हैं। बूंद बूंद करके हम उसमें फिल्टर पेपर में जो है शुष्क मृदा डाल रखी है उसमें डालने की कोशिश करेंगे। और इसमें एक ही जगह पे नहीं डालेंगे, मतलब कि इसमें लगभग सभी जगह उसके सारे जितने भी जहाँ जहाँ वो फैली है मृदा उन सब पे डालने की कोशिश करेंगे। और तब तक कि डालते रहेंगे, पानी डालना ड्रॉप के थ्रू तब तक कि जारी रखेंगे जब तक कि जो जल है वो रिस कर कीप के नीचे जो बीकर रखा हुआ है उससे रिस करके नीचे गिरना आरंभ ना कर दें। मापन सिलेंडर में बचे, जब वो आरंभ कर देगा तो फिर हम वहीं पे ही जो है इसमें पानी डालना बंद कर देंगे और मापन सिलेंडर में बचे हुए जो जल है उसको उसकी जो माप है उसे माप करके आरंभिक माप से उसे हम घटा लेंगे। तो मतलब हमें क्या करना है कि जो शुरू की जो उसकी माप होगी उससे जो लास्ट में जो बचा हुआ बीकर में जो पानी है उससे हम उसे घटा लेंगे, उसके आयतन को हम घटा लेंगे और इसके परिणामों को हम नोटबुक में नोट कर लेंगे। अब इसे भी जो है जैसे एक फॉर्मूले के तौर पे, जैसे हमने शुरू में भी किया था अंतःस्रावण की दर को, इसे भी करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या क्या लिया था, ड्रॉपर यहाँ पे है, ठीक है, कीप है, कीप जो प्लास्टिक की ली थी, फिल्टर पत्र यहाँ पे लिया गया है, इसके बाद बीकर है कि यहाँ पे जब ये पानी रिस करके नीचे गिरने लग गया तो उसका कैसे हमने किया।
अब मृदा का द्रव्यमान हमने भार कितना लिया था, 50 ग्राम लिया था। मापन सिलेंडर में जल जब आरंभिक आयतन जो था, जो शुरू शुरू में था, तो हमने जो लिया था उसको हमने यूएमएल लिखा। मापन सिलेंडर में जल का अंतिम वॉल्यूम जब वो नीचे रिसने लग गया तब जितना वॉल्यूम बचा उसको हमने वीएमएल ले लिया। मृदा द्वारा अवशोषित जल का आयतन, अगर हमने मृदा द्वारा जितना भी जल का आयतन जो है अवशोषित किया गया उसे अगर हमें जानना है तो उसके लिए हम प्रारंभिक जो आयतन होगा जल का उसमें से अंतिम जो आयतन है जल का उसको घटा देंगे। अगर हमें मृदा द्वारा अवशोषित जल का द्रव्यमान जानना है तो इसी में से ही यू और वी में, यू से वी को माइनस कर देंगे और ग्राम में इसका जो है निकालेंगे। हम जानते हैं कि 1 ml जल जो होता है वो उसका जो द्रव्यमान होता है वो 1 ग्राम के बराबर होता है। 1 ml जल का द्रव्यमान 1 ग्राम के बराबर होता है। अब हमें यहाँ पे अवशोषित जल, जो भी जल अवशोषित हुआ है उसका अगर हमें प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत के लिए सिंपली यहाँ पे जो वॉल्यूम्स दिया गया था, प्रारंभिक वॉल्यूम और अंतिम वॉल्यूम, उसको घटा देंगे और उससे जो हमारा जो वेट था, जो मिट्टी का जो वेट था, उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे और 100 से गुणा कर देंगे तो हमें प्रतिशत आ जाएगा। अब क्या है कि इस क्रियाकलाप में मृदा के विभिन्न नमूनों के साथ, क्योंकि हमने एक नमूने के साथ ये किया और जितने भी नमूने हमारे पास होंगे क्ले सॉइल का या फिर जो है जो लोमी सॉइल है उन सब के साथ हम इसको करने की कोशिश करेंगे और जो भी परिणाम हमको प्राप्त होंगे उसे मित्रों के साथ उस पर डिस्कस करेंगे, उस पर जो है चर्चा करेंगे। क्वेश्चंस यहाँ पे क्या है, किस प्रकार की मृदा की अंतःश्रवण दर सबसे अधिक है। अंतःश्रवण दर जो होती है वो सबसे अधिक किसकी होती है, ये हमें जानने की कोशिश करनी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो रिसने का मेनली अगर काम हो रहा है तो सबसे ज़्यादा, जिसमें जितना ज़्यादा स्पेस होगा उसमें उतनी ही ज़्यादा अंतःश्रवण की दर होगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो सैंडी सॉइल होती है इसमें स्पेस ज़्यादा होता है तो उसमें हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मृदा में अंतःश्रवण की दर कम होती है। तो जिसमें स्पेस कम होगा, जैसे कि क्ले सॉइल वगैरह जो होती है, इसमें जो है तो इसमें अंतःश्रवण की दर जो होती है वो कम होती है। अब बूझों ने अपने पड़ोसी से सुना कि वर्षा के 8-10 दिन बाद तालाब अथवा कुएं में जल का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। तो जब ये बढ़ जाता है तो क्या कंडीशन आती है, तो इसके लिए इसने अपने पड़ोसी से जो पूछने की कोशिश की है उसको भी देख लेते हैं। तो उसके बाद जो क्वेश्चन उठे हैं वो क्या क्या हैं कि किस प्रकार की मृदा में जल सबसे कम समय और सबसे अधिक मात्रा में अंतःस्रवित होकर कुएं तक पहुंचेगा। ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे 3 ही प्रकार की हमने जो है मृदाएं पढ़ी, तो इन पे हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम इसको देखने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मृदा सबसे अधिक मात्रा में जल धारण करती है और किस प्रकार की मृदा सबसे कम। तो ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे उठ रहे हैं एंड तक के, चैप्टर के एंड तक के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। आगे है नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, उसे भी देख लेते हैं कि क्या आप कोई और विधि बता सकते हैं जिससे अधिक वर्षा जल अंतःस्रावित हो और भूमि जल तक के पहुंच सके। ठीक है, तो हमने ये कहा कि ये क्वेश्चंस जितने भी यहाँ पे उठ रहे हैं वो एंड तक के जाकर के ये सारे जो है क्लियर हो जाएंगे। अब जो क्लियरेशन है वो शायद यहीं से ही स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मृदा और फसलें। मृदा का और फसलों के साथ क्या रोल है। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। ये हम सभी जानते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे मृणमय मृदा होती है, क्ले सॉइल पाई जाती है। कुछ ऐसे हैं जहाँ पे दोमट सॉइल पाई जाती है, लोमी सॉइल होती है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बलुई सैंडी सॉइल पाई जाती है। तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कुछ भौतिक कारक दिए गए हैं, पवन है, वर्षा है, ताप, प्रकाश और आर्द्रता। ये इनके द्वारा मृदा जो है वो प्रभावित होती है। ये सब कुछ भौतिक ऐसे कारक हैं जिनके द्वारा मृदा प्रभावित होती है। ये कुछ प्रमुख जलवायवीय कारक हैं जो मृदा परिच्छेदिका यानी कि जो सॉइल प्रोफाइल है उसको प्रभावित करते हैं और मृदा की संरचना में परिवर्तन लाते हैं। यानी कि अगर मृदा में किसी भी प्रकार से अगर संरचना में उसकी स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके का अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसका रीज़न सिर्फ ये भौतिक कारक हैं। यहाँ पे पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता। जलवायवीय कारक तथा ये सारे जलवायु कारक हैं तथा मृदा के जो घटक हैं वो सम्मिलित रूप से किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाली वनस्पति। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मतलब कि ये क्वेश्चन का एक आंसर हो सकता है कि किसी भी वनस्पति तथा फसलों की किस्मों का निर्धारण किसके द्वारा किया जा सकता है। तो किसी भी वनस्पति या फसलों की किस्मों का जो निर्धारण है वो जलवायवीय कारक और मृदा के जितने भी घटक हैं वो सम्मिलित रूप से किसी भी क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति फसलों की किस्मों का निर्धारण कर सकते हैं। इसके अलावा अब यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो मृणमय और दोमटी मृदा है, यहाँ पे जो क्ले सॉइल और लोमी सॉइल है, इन दोनों का यूज़ गेहूं और चने जैसी फसलों को उगाने की खेती में उपयुक्त होता है। तो हम अगर फसलों का ये यूज़ वो करें कि गेहूं में कौन सी जो है मृदा का यूज़ होता है, तो गेहूं उगाने में जो दोमट जो सॉइल है, लोमी सॉइल या फिर मृणमय यानी क्ले सॉइल, इन दोनों का यूज़ होता है। चने जैसी फसलों में भी की जो खेती है उसमें भी इसका यूज़ हो सकता है। ऐसी मृदा की जो जल धारण की क्षमता जो होती है वो अच्छी होती है। अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी मृदा होती है जिसकी जल धारण की क्षमता अच्छी होती है और अंतः
अंतःस्रावण की जो दर है वो जो है मतलब कि अंदर रिस करके जाने की जो दर है तो वो भी अभी पता चलेगा। अभी फिलहाल जल धारण की क्षमता सबसे अच्छी किसकी होती है, मृन्मय और दोमट मिट्टी की। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है फसल है वो है धान। धान के लिए मृतिका एवं जैव पदार्थ, मृतिका यहाँ पे क्ले सॉइल यहाँ पे दी गई है, क्ले सॉइल और जैव पदार्थ से समृद्ध, जैव पदार्थ से परिपूर्ण, ठीक है, अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा आदर्श होती है। कह सकते हैं कि धान के लिए यानी कि चावल वगैरह के लिए उसकी खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है क्ले सॉइल जो होती है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी। ठीक है, मृतिका, और इसमें जो है जल धारण की क्षमता जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये उसके लिए आदर्श होती है। इसके अलावा है जैसे मसूर और जितनी भी अन्य दालें हैं उनके लिए दोमट मिट्टी जो होती है यानी लोमी सॉइल जो होती है वो इसमें इनके लिए आवश्यक होती हैं, जिनमें जल की निकासी आसानी से हो सकती है। इनमें जो अंतःस्रावण जो होता है, अंतःस्रावण की जो दर होती है वो आसानी से हो सकती है। सबसे ज़्यादा अगर होती है तो सैंडी सॉइल में होती है, उसके बाद जो अगर जो है हो रही है अंतःस्रावण की दर तो वो दोमट मिट्टी में हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है छोटा सा, आगे डिस्कस करने से पहले इस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। इस स्टेटमेंट में सिंपल इतना कहा गया है कि ग्राम और किलोग्राम वास्तव में द्रव्यमान की मात्रक है। 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार 1 ग्राम भार होता है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान की 1 किलोग्राम भार होता है। यद्यपि जो मेन पॉइंट है वो यही है, यद्यपि दैनिक जीवन में और वाणिज्य और उद्योग के में द्रव्यमान और भार के बीच में समानता अंतर नहीं किया जाता, लेकिन द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। ठीक है, इसे हम अपर क्लास में इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ हो गई। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट है कि जो है धान हो गया, गेहूं हो गया और चना हो गया और जो दालें हो गई। ठीक है, कपास के लिए बलुई मिट्टी, बलुई और दोमट दोनों ही, सैंडी सॉइल और लोमी सॉइल दोनों मिक्स, या फिर जो दोमट मृदा होती है यानी लोमी सॉइल जो होती है वो अधिक उपयुक्त होती है। किसके लिए, कपास की फसल के लिए, जिसमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो बलुई मिट्टी होती है सैंडी सॉइल, उससे तो बहुत तेज़ी से जो है निकासी हो जाती है, अंतःस्रावण बहुत तेज़ी से होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो दोमट लोमी सॉइल जो होती है इसमें से भी आसानी से जो है जल की निकासी हो जाती है, जो पर्याप्त परिमाण में वायु को धारण करती है। तो इन दोनों में ही जो है वायु को धारण, क्योंकि इन दोनों में ही जो मृदा होती है, मृदा के जो पार्टिकल है उनके बीच में एयर स्पेस पाया जाता है, इस वजह से इनमें जो है जल जो है इनसे जल्दी से अंतःस्रावित हो जाता है, थिर करके निकल जाता है। अब यहाँ पे जैसे दिया गया है, गेहूं जैसी फसलें महीन मृन्मय मृदा में उगाई जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक बार फिर से इसको हाईलाइट किया गया है कि गेहूं फसल किस में उगाई जाती है, तो जो क्ले सॉइल्स होती हैं उनमें ही इसको उगाया जाता है, क्योंकि वह जो क्ले सॉइल होती हैं वह ह्यूमस से समृद्ध और अत्यधिक उर्वरक होती हैं। क्ले सॉइल जितनी भी होती हैं उनमें ह्यूमस जो होती है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, खाद, ठीक है, और अत्यधिक उर्वरक फर्टाइल भी होती है। अब हम इसे अपने माता पिता या फिर जो अगर हमारे क्षेत्र में कोई किसान वगैरह रह रहे हैं तो उनसे भी हम मृदा के जो प्रकार हैं उनको हम जानने का प्रकार उनके मतलब जानने की कोशिश कर सकते हैं कि कौन कौन सी फसलें कहाँ, क्योंकि जो किसान होते हैं उनको इसकी ज़्यादा जानकारी होती है। अभी हमने जैसे ये कहा था ना शुरुआत में कि जो बूझो है उसके जहन में जो क्वेश्चन आया था कि मतलब उसके दिमाग में ये क्वेश्चन था कि जो मटके और सुराही वगैरह जो हैं वो किस मिट्टी के बनते हैं और कैसे बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक केस है, उसका अध्ययन कर लें अगर, तो इससे हमें ये बात क्लियर हो जाएगी और अच्छे से। तो आइए देखते हैं। जैसे जॉन, राशिदा और राधा मध्य प्रदेश के सुहागपुर नामक स्थान के लीलाधर दादा और संतोष मालवीय के घर गए। लीलाधर दादा सुराही, मटका, कुल्हड़ जो है आदि बनाने के लिए मिट्टी तैयार कर रहे थे। उन तीनों ने लीलाधर दादा के से उनके कार्य के विषय में बातचीत की। तो जॉन ने क्या पूछा, आप मिट्टी कहाँ से लेकर के आए। यहाँ पे क्वेश्चन मिट्टी वाला क्लियर हो जाएगा। दादा ने कहा, हम किसी बंजर भूमि से काली मिट्टी लेकर आए, यानी बर्तन बनाने में कौन सी मिट्टी का यूज हो रहा है, काली मिट्टी का। राधा ने पूछा, मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं। तो दादा ने कहा, सूखी मिट्टी को किसी बड़ी टंकी में डाल करके उसमें कंकड़ पत्थर आदि को बीन लेते हैं। फिर कंकड़ पत्थर हटा देने के बाद मिट्टी को लगभग 8 घंटे के लिए भिगो दिया जाता है। इस मिट्टी में घोड़े की लीद की कुछ मात्रा मिला दी जाती है और उससे गूंथ लिया जाता है। गूंथी हुई मृदा को चाक पर रखकर उचित मनचाहा उसका आकार दे दिया जाता है। किसी वस्तु को अंतिम स्वरूप देने के लिए हाथ का प्रयोग, मतलब लास्ट में जो है अगर उसको कोई शेप देना है तो हमें हाथ का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार बनाई गई वस्तुओं को 2 से 3 दिन तक के सुखाया पहले जाता है। उसके बाद फिर उसकी रंगाई होती है। शुष्क वायु में सुखाने के बाद सभी वस्तुओं को जब शुष्क वायु में वो पूरी तरीके से सुखा दिया जाता है, उसके बाद सभी वस्तुओं को उच्च ताप पर भट्टी में पका दिया जाता है। तो इतना काम हो गया। रशीदा ने एक क्वेश्चन पूछा कि मृदा में घोड़े की जो लीद है वो क्यों मिलाई जाती है।
तो दादा ने क्या कहा, पकाने के प्रक्रम में घोड़े की जो लीद होती है वो जल जाती है, जिससे मृदा के पात्रों में सूक्ष्म छिद्र हो जाते हैं। ठीक है, इसका फायदा क्या होता है, इसी कारण मटके या सुराही जो होते हैं उसमें से जल अंतःस्रावित होता है, उसमें से निकलने की कोशिश होती है और अंतःस्रावित होकर के इसकी बाहरी सतह तक के पहुंच जाता है, रिस करके बाहरी सतह तक के जो जल होता है वो पहुंच जाता है, वहां से ये वाष्पित होकर के उड़ जाता है, जिससे घड़े या सुराही में रखा जो जल होता है, जल जो है वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि मेनली तो वो जो जल बाहर निकला वो उष्मा बन करके उड़ गया, तो अंदर का जो जल है वो ठंडा रहता है। तो दादा ने बताया कि सुहागपुर में बनी जो सुराहियाँ हैं और मटके दूर दूर तक के प्रसिद्ध हैं। तो ये चीज़ हमने देख लिया कि जो बर्तन हैं वो किस मिट्टी के बन रहे हैं। ठीक है, उसको हमने जाना। इसके बाद आगे देखते हैं मृदा का अपरदन। नेक्स्ट जो अभ्यास में इसकी बहुत ही हेल्प मिलेगी मृदा के अपरदन में। तो देखिए इसे अच्छे से डिस्कस करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। जल, पवन अथवा बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना अपरदन कहलाता है। मतलब कि यहाँ पे अपरदन हम किसे कह सकते हैं कि जल, पवन और बर्फ के द्वारा मृदा की जो ऊपरी सतह होती है वो हटने लगती है। पादपों की जड़ें मृदा को मजबूती से बांधे रखती हैं। पादपों की अनुपस्थिति में मृदा ढीली हो जाती है। अगर पादप नहीं है तो मृदा जो है वो ढीली हो जाएगी और इससे ये पवन और प्रवाही जल, बहता हुआ जो जल है उसके द्वारा ये बह जाएगी। तो ये जो प्रवाहित जल है, बहता हुआ जल, उसके द्वारा ये जो मृदा की ऊपरी लेयर है वो बह जाएगी। मृदा का अपरदन मरुस्थल अथवा बंजर भूमि, चूँकि हम लोग ये जानते हैं कि जो मृदा की ऊपरी टॉप लेयर जो होती है, टॉप सॉइल लेयर जो होती है, इसी में ही मेनली ह्यूमस पाया जाता है, जो खाद जो कि जो है पौधों को मेनली जो पोषक तत्व जो पहुँचाने का या फर्टाइल बनाने की, मृदा को फर्टाइल बनाने का जो मेन काम करता है वो ह्यूमस करता है, जो कि फर्स्ट लेयर में पाया जाता है। अब ये जो पहली लेयर जो होती है उसकी ये जो बहता हुआ जल है या पवन है हवा के द्वारा, अब चूंकि इसको बांधे रखने का काम पेड़ पौधे करते हैं, पेड़ पौधे अगर नहीं होंगे तो ये हवा और बहते जल के द्वारा जो है ये मतलब कि बह जाएगी। ठीक है, तो ये जो मृदा का अपरदन होता है ये मरुस्थल अथवा बंजर भूमि जैसे जो स्थान होते हैं वहाँ पे अधिक होता है, जहाँ की सतह पर बहुत कम अथवा कोई वनस्पति, क्योंकि वनस्पति उगने के लिए उनके जो पोषक तत्व, ये जल वगैरह की जो ज़रूरत होती है, वो जो लेयर होती है वो तो हट ही चुकी होती है। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पे बहुत कम, या तो बहुत कम पाई जाती है या कोई वनस्पति नहीं पाई जाती। अतः वृक्षों की कटाई और वनोन्मूलन को रोका जाना चाहिए और हरित क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अब जैसे कि हमने ये डिस्कस किया था कि जो अगर हमारे आसपास अगर कोई किसान वगैरह हैं तो उनसे हम जो मिट्टियों की जो वैरायटीज़ हैं उनको हम जान सकते हैं। ठीक है, उनकी और जो है उनमें उन मिट्टियों में उगाने वाली जो फसलें हैं उनके बारे में हम जानकारी भी एकत्रित कर सकते हैं, और वो जो जानकारी उसे हम एकत्रित करके इस तरीके की सारणी बनाएंगे जिसमें हम मृदा का प्रकार लिखेंगे, उगाई जाने वाली फसल लिखेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया मृन्मय फसल जो है वो मृन्मय यानी कि क्ले सॉइल जो होती है उसमें गेहूँ की फसल उगाई जाती है, जिसका बार बार जिक्र किया गया था। ठीक है, इसके अलावा जैसे धान की जो है वो धान की जो फसल होती है वो मृन्मय क्ले सॉइल और दोमट जो मिट्टी होती है दोनों में ही उगाई जाती है। कपास जो होती है वो बलुई और जो है दोमट मिट्टी में उगाई जाती है। तो इस तरीके की जो है कुछ हम सीरीज बना सकते हैं। आगे है धान के रोपण के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है। हमने अभी डिस्कस किया था कि मृन्मय जो मृदा होती है या फिर दोमट मृदा, ये दोनों ही जो है धान के रोपण के लिए ये उपयुक्त होती हैं। ऐसी मृदा जिसकी अंतःश्रवण दर अधिक हो अथवा जिसमें यह दर कम हो, ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में जो है थोड़ी सी एक मतलब कि कुछ बातें हुई हैं कि पहली पूछ रही है अंतःश्रवण दर और जल धारण करने की जो क्षमता, जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें क्या अंतर है। तो बूझो कह रहा है कि बूझो कहता है कि लगता है तुमने जो पहले पढ़ा था उसे तुम भूल गई हो और पाठ को दोबारा पढ़ो, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया ये दोबारा पूछा गया है, इसका हम डिस्कशन ऑलरेडी चैप्टर में कर चुके हैं। तो अब इस चैप्टर के कुछ यहाँ पे अभ्यास हैं उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बाकी के चैप्टर में तो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया ही हुआ है, वहाँ से भी जो है समझने की कोशिश करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, शैल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं। शैल कणों के अतिरिक्त मृदा में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। वायु और जल, जल और पादप, खनिज और जैव पदार्थ, वायु और जल, जल वायु और पादप। तो देखिए कि शैल कण जो हैं यानी कि चट्टानों के जो पार्टिकल हैं उनके अलावा मृदा में खनिज, जैव पदार्थ और वायु और जल ये सभी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल धारण क्षमता सबसे अधिक किसमें होती है। बलुई मिट्टी में, मृन्मय मृदा में, दुमिटी मिट्टी में, ये बालू और दोमट के मिश्रण में। चूँकि हम लोग जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा धारण करने की जो क्षमता है वो चिकनी मिट्टी यानी क्ले सॉइल जो होती है उसी में होती है, क्योंकि इसके पार्टिकल महीन एकदम पास पास होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर खा हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें 2 कॉलम्स दिए गए हैं, इनको मैच करना है। जीवों को आवाज़ देने वाली क्या होती है? सभी प्रकार की जो मृदा होती है वो जीवों को आवाज़ देती है। मृदा की ऊपरी परत जो होती है वो गहरे रंग की होती है क्योंकि इसमें ह्यूमस पाया जाता है। बलुई मृदा जो होती है उसमें बलुई मृदा जो होती है इसके कण बड़े होते हैं, और मृदा की मध्य स्तर मिडिल लेयर जो होती है उसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। मृन्मय मृदा यानी क्ले सॉइल जो होती है उसमें सघन छोटे कण पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद समझाइए कि मृदा कैसे बनती है, इसे हमने चैप्टर में डिस्कस किया था, इसे देखिएगा। मृन्मय मृदा किस प्रकार के फसलों के लिए उपयोगी है, अभी हमने डिस्कस किया, जैसे कि धान, जैसे कि गेहूं, उनके लिए जो है ये उन फसलों के लिए ये उपयोगी है। मृन्मय मृदा और बलुई मिट्टी में अंतर क्या था? जो क्ले सॉइल थी उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत महीन होते हैं, बलुई मिट्टी के बहुत पार्टिकल जो होते हैं उनका शेप साइज जो होता है वो बड़ा होता है। क्ले सॉइल के जो है पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम पास पास रहते हैं, उनके बीच में एयर स्पेस भी बहुत ही कम होता है। और जो बलुई मिट्टी होती है यानी सैंडी सॉइल, उसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं, बड़े होते हैं तो दूर रहेंगे, उनके बीच में एयर स्पेस भी पाया जाता है। इनसे जो बलुई मिट्टी होती है उससे जल का स्राव जो है बहुत तेज़ी से हो जाता है। और जो मृन्मय मृदा यानी क्ले सॉइल जो होती है इसमें जल का स्टोरेज होता है, इस वजह से ये भारी होती है। तो ये हो गया इसका अंतर। मृदा की अनुप्रस्थ काट का चित्र हमने देखा था कि वो हमने देखा था मृदा परिच्छेदिका। ठीक है, जो सॉइल प्रोफाइल जो हमने देखी थी उसमें पूरा उसका जो है अनुप्रस्थ काट का पूरा दिखाया गया था। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, रजिया ने खेत में अंतःश्रवण की दर से संबंधित एक प्रयोग किया। ठीक है, जो हमने अभी चैप्टर में भी इसे किया था। उसने देखा कि उसके द्वारा लिए गए मृदा के जो नमूने हैं उसमें 200 ml उसने जल को लिया और अंतःश्रवण करने में उसे 40 मिनट लगे। तो अंतःश्रवण की दर उसे अगर जो है वो करनी है तो कैसे कर सकते हैं? तो दर बराबर उसने क्या किया था कि जो हम लोग ने चैप्टर में भी किया था कि जो भी जो है द्रव लिया था, जल की मात्रा वो ऊपर रखेंगे, ठीक है, ml में, और नीचे जो उसका जितना मिनट लगा होगा वो हम नीचे रख देंगे। इसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे 5 ml पर मिनट। ठीक है, 5 ml पर मिनट, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद है, समझाइए कि मृदा प्रदूषण और मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है। तो इसे हमने देखा कि मृदा प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि जो भी पदार्थ, रासायनिक पदार्थ अगर हम ले रहे हैं तो उनका उपापचय किया जाए। ठीक है, ठीक है, अपचयन करने के बाद उसका यूज़ किया जाए। उसके बाद जितने भी पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसका कम मात्रा यूज़ की जाए। प्लास्टिक वगैरह का इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए इसके यूज़ में। ये तो प्रदूषण के लिए हो गया। अपरदन के लिए भाई पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएँ। ठीक है, जिससे जो है सॉइल को जो है वो जकड़े रहेंगे तो उसमें मृदा का अपरदन नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो आज का चैप्टर यहीं पे ही पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।